चलो अब हम लोग चौथा प्रकार पढ़ेंगे अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का बनना है। यदि वस्तु को C तथा F के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब C से दूर बनता है। याद करो, इसके पहले वाला हम लोग पढ़े थे दूसरे नंबर का। यदि वस्तु को C से दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बना था, प्रतिबिंब उल्टा बना था, वास्तविक था लेकिन वस्तु से छोटा था। यहाँ पर उसकी उल्टी परिस्थिति है, वस्तु को C और F के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब आपका जो है C से दूर बन रहा है। वहां C से दूर रखा गया तो C और F के बीच में बना था। यहाँ पर वस्तु को C और F के बीच में रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब C से दूर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर देखना ध्यान से, ये एक अवतल दर्पण ले लिया, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव इसका P है, ये मुख्य फोकस F है और ये C है वक्ता केंद्र। अब यहाँ C और F के बीच में एक वस्तु AB को रख दिया। अब बिंदु A से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तो परावर्तित प्रकाश किरण F से होते हुए देखो भाई, और यदि यहाँ बिंदु A से होते हुए C से होते हुए प्रकाश किरण को आपतित करेंगे उसी रास्ते से लौटकर वापस चली जाएगी। अब ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें यहाँ पर काटी है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया है। अब देखना, वस्तु का प्रतिबिंब AB का उल्टा है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यदि वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब C से दूर बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है ना, एक बार फिर से आरेख समझना। AB रखा गया है तो अगर A से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तो ये परावर्तित प्रकाश किरण F से होते हुए देखो चली आई, और यदि यहाँ C से होते हुए प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तो परावर्तित प्रकाश किरण उसी रास्ते से वापस लौट कर चली आएगी और यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें काटी है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश B डैश। अब देखना, जो पहली परिस्थिति पढ़े थे उसका उल्टा। पहली परिस्थिति में क्या था, यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और बिंदुवत होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। लेकिन यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। यहाँ पर देखना, वस्तु AB को F पर रख दिया। अब यहाँ A से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कण को आपतित किया, परावर्तित प्रकाश कण F से होते हुए देखो निकल गया, और फिर यहाँ C से होते हुए प्रकाश कण को आपतित किया तो परावर्तित प्रकाश कण पुनः उसी रास्ते से लौटकर वापस चला आया। अब ये दोनों देखो समांतर हैं, अब ये समांतर किरणपुंज अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगे, इसका मतलब जहां पर भी मिलेंगे वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। वहां पर बिंदुवत था, यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यदि वस्तु को F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब यहाँ पर छठी परिस्थिति, विशेष तौर पे परिस्थिति ध्यान देना, इस परिस्थिति में अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। यहाँ पर ध्यान देना, यदि वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए, P और F मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी ओर बनता है और दाहिनी ओर का प्रतिबिंब सीधा हमेशा होगा और आभासी होगा। यहाँ पर देखना, P और F के बीच में वस्तु AB को रख दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखना, A से होते हुए यहाँ पर प्रकाश कण को आपतित किया हो P पर, यहाँ P से जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर लौटकर वापस चली जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखना, C से होते हुए प्रकाश कण को आपतित किया गया, उसी रास्ते से लौटकर वापस चली आई। अब यहाँ पर देखना, दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं। अगर इसको आप डॉट डॉट करके पीछे की साइड बढ़ाओ और इसको डॉट डॉट करके पीछे की साइड बढ़ाओ तो यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है, मतलब यहाँ से दोनों प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसा हमको मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाएगा और ये वस्तु का प्रतिबिंब सीधा देखो बना है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होगा, लेकिन ये प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी ओर बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग लिखो, ऐसा प्रश्न आएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यहाँ देखना, पहला टॉपिक है सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। किसमें, टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में समांतर प्रकाश किरण पुंज का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग बाइक देखे होंगे ना, बाइक की जो लाइट है, लाइट के पीछे देखो कलर किया होता है, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, ऐसे बाहर जो होता है सर्च लाइट, वहां पर इस तरह कलई की होती है, तो वहां अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे समांतर प्रकाश के किरण पुंज हम शक्तिशाली प्राप्त कर सके और ज्यादा दूरी तक हमारा प्रकाश फोकसित हो सके। ठीक है, फिर दूसरा है
दंत विशेषज्ञ या दांत के जो डॉक्टर हैं ये अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। कहने मतलब कि जो मरीज के दांत है और दांत का छोटा सा प्रतिबिंब, दांत छोटा है, अब उसका जब बड़ा प्रतिबिंब देखेंगे तब उसका इलाज कर पाएंगे। वही जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर तीसरा है, इन्हें प्रायः चेहरों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। जो शेविंग करवाने के लिए, दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए जो नाई की दुकान पे जाते हैं तो नाई की दुकान पे जो दर्पण लगे होते हैं वो शेविंग दर्पण कहलाते हैं और वो मुख्यतः अवतल दर्पण के बने होते हैं। और अगला है, सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सौर भट्ठियों में खूब अधिक तापमान की आवश्यकता होती है तो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके एक ही स्थान पर फोकसित किया जाता है तो खूब अधिक प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसके लिए बहुत बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा आप लोग 8वीं पढ़े थे, सूर्य कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सूर्य कुकर जिसकी सहायता से भोजन को पकाया जाता है उसके अंदर भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग लिखो, अगर ऐसा प्रश्न 2 नंबर में है तो ये टॉपिक आपको लिखने रहेंगे। और फिर अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अलग अलग उनकी चर्चा करनी हो तो आप लोगों को कुल 6 प्रकार का बताया। पहला बताया, यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदुवत होता है और उल्टा होता है, वास्तविक होता है। फिर दूसरा बताया, यदि वस्तु को सी से दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। फिर तीसरा बताया, यदि वस्तु को सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु की लंबाई जितना होता है। फिर उसके बाद चौथा बताया, यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब सी से दूर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक होता है। और फिर अगली परिस्थिति बताया, यदि वस्तु को यह पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। और फिर अगली परिस्थिति बताया, यदि वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाए तो जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के दाहिनी ओर बनता है, सीधा बनता है, आभासी होता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। इन सब चीजों की चर्चा और अवतल दर्पण का उपयोग, इनको खूब अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।